क्या भारत का सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम 25 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा महंगा होने वाला है? क्या भारत अभी दुनिया भर में T-90 टैंक्स की एक्सपोर्ट को लेके रशिया का अल्टरनेटिव बनने वाला है? और क्या सच में भारत अभी रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर 8 से 10 Su-57 को एक्वायर करने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट के सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। और अभी हम इस अपग्रेड पैकेज के सिस्टम के बारे में नहीं बल्कि इस अपग्रेड प्रोग्राम की एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को बात पता होगा कि सुपर सुकोई को 2 से 3 फेज में अपग्रेड करने का प्लान किया गया, जिसमें पहले फेज में अभी 84 Su-30 MKI को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया जा चुका है। सोर्सेस के मुताबिक इन 84 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का टोटल कॉस्ट लगभग $8 बिलियन के आसपास होने वाला है। यानी रफली हर एयरक्राफ्ट के लिए हमें $95 मिलियन खर्च करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि इनकी ओरिजिनल प्राइस के बराबर होने वाली या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे ये फिगर अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया और फाइनल गवर्नमेंट डिस्क्लोजर के बाद ही एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे क्लियर होने वाली है। पब्लिकली रिपोर्टेड फिगर की बात करें तो पहले 84 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड प्रोग्राम के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू 60,000 करोड़ से 65,000 करोड़ के आसपास बताई गई थी, जो रफली 7 से $7.5 बिलियन के आसपास होने वाली है। अगर नया $8 बिलियन का फिगर सही साबित होता है तो सुपर सुकोई इंडियन एयरफोर्स के सबसे एक्सपेंसिव फाइटर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में से एक बनने वाले हैं। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद HAL की तरफ से सबसे पहले 2 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में मॉडिफाई किया जाने वाला है। इन एयरक्राफ्ट पर स्ट्रक्चरल चेंजेस ने एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और वेपन इंटीग्रेशन जैसे मेजर अपग्रेड को सबसे पहले किया जाने वाला है। इस वैलिडेशन फेज को लगभग 3 साल लगने वाला और उसके बाद कंप्लीट फ्लाइट ट्रायल्स को पूरा करने में हमें 5 साल का समय लगने वाला है, जो कि अगेन काफ़ी स्लो प्रोसेस होने वाली है। लेकिन ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इसमें Su-30 MKI के लगभग सभी इंटरनल मेजर पार्ट्स को बदला जाने वाला है, जिस वजह से सही तरीके से ये काम करते या फिर नहीं करते इनको टेस्ट करना एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि पहले के 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के बाद में लगभग 150 Su-30 एयरक्राफ्ट को भी अपग्रेड करने का प्लान किया गया, जिनको शायद 1 या 2 फेज में अपग्रेड किया जाएगा, जिसे टोटल सुपर सुकोई अपग्रेड की कॉस्ट 24 से 25 मिलियन डॉलर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन इस अपग्रेड के बाद सुपर सुकोई को 2050 और इवन 2060 तक भी इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेट करना पॉसिबल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के T-90 भीष्म टैंक की तरफ से, और इस बार इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत सिर्फ अपने T-90 टैंक्स को अपग्रेड करने तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है, बल्कि दुनिया भर में ऑपरेट हो रहे T-90 टैंक्स के लिए भी अपना अपग्रेड पैकेज को ऑफर करने की तैयारी किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक भारत एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल T-90 ऑपरेटर को मॉडर्नाइजेशन और लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करने के ऑप्शन पर विचार कर रही है। अब भारत के T-90 भीष्म टैंक पहले से ही रशियन ओरिजिन बेसलाइन T-90S टैंक से काफ़ी अलग कन्फिगरेशन में मॉडिफाई किए गए हैं। भीष्म मार्क 3 में एडवांस मिडवेव थर्मल इमेजिंग कमांडर सेट दिया गया है, जो कि 8 किलोमीटर के आसपास डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और अर्जुन प्रोग्राम से डिराइव किए गए डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिससे फर्स्ट राउंड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो गया है। मोबिलिटी के मामले में भारत की तरफ से अभी T-90 टैंक्स के लिए एक 1350 हॉर्स पावर की इंजन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि पुराने 1000 हॉर्स पावर की इंजन को आगे चल के रिप्लेस करने वाला और उसके कंपैरिजन में खास करके हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन में बेहतर परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाला है। इसके अलावा T-90 और T-72 टैंक्स में हाइड्रोलिक टर्रेंट ड्राइव को अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से रिप्लेस करने पर भी काम किया जा रहा है। मई 2026 में ही भारत ने अपने 1000वीं T-90 टैंक्स को अवार्डी फैसिलिटी से रोल आउट किया गया था, जिसमें अभी 90% से ज़्यादा इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इंडियन आर्मी की तरफ से रिसेंटली एडिशनल 464 अपग्रेडेड मार्क 3 T-90 टैंक को भी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जबकि फ्यूचर में ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इन टैंक्स में इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि एक इजरायली ओरिजिन सिस्टम होने वाला है। अब दुनिया भर के जितने भी T-90 ऑपरेटर्स हैं उनमें से ज़्यादा टैंक जो है वो अभी 10 से 15 साल पुराने हो चुके हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे टैंक हैं जो कि बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। यही गैप अभी भारत के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अभी रशिया के साथ डायरेक्टली डील करना काफ़ी मुश्किल बन चुका है, जिस वजह से भारत इसका एक अल्टरनेटिव बनकर सामने आ रहा है। कुल मिलाकर अगर भारत सक्सेसफुली फॉरेन T-90 फ्लीट को अपग्रेड करने की कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है तो ये सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि भारत को रशियन ऑरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए एक ग्लोबल मॉडर्नाइजेशन पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश करने की तरफ रास्ता खोलने वाला है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से आ रही एक बहुत बड़ी डिफेंस प्रपोजल की तरफ से है, और अगर ये ऑफर आगे चल के भारत एक्सेप्ट करता है तो इंडियन एयरफोर्स को एमका के ऑपरेशन होने से पहले ही 5th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी भारत को अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को रैपिड एक्विजिशन प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसके साथ एडवांस R-77M बियॉन्ड विजुअल रेंज की अटर मिसाइल को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। अब 8 से 10 एयरक्राफ्ट की संख्या एक कंप्लीट स्क्वाड्रन के लिए काफ़ी नहीं होने वाली है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली आधा स्क्वाड्रन के बराबर होने वाला है। इस लिमिटेड एक्विजिशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि भारत को एक ऑपरेशनल 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली इवेल्युएट करने का मौका मिल जाएगा, और ये एक तरीके से रशिया का Su-57 की प्रमोशन का भी पार्ट होने वाला है। अब Su-57 रशिया के सबसे अत्याधुनिक ऑपरेशनल फाइटर में से एक है, जिसमें रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन, इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी, एडवांस सेंसर्स और नेटवर्क कैपेबिलिटी वगैरह दिया गया है। पहले भी रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा चुका है और इसमें TOD के साथ इसको भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा चुका है। लेकिन अभी दिए गए प्रपोजल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा इसका वेपन पैकेज होने वाला है। रशिया इस डील में रिपोर्टेडली अपनी R-77M यानी इजदेली 180 मिसाइल को भारत को ऑफर कर रहा है। ये मिसाइल एक एक्टिव रडार गाइडेड BVR मिसाइल है, जिसमें AESA सीकर और डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी पब्लिकली साइटेड रेंज अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। Su-57 और R-77M का कॉम्बिनेशन इंडियन एयरफोर्स को एक पावरफुल VVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन चैलेंज ये है कि सिर्फ 8 से 10 एयरक्राफ्ट के लिए एक कम्प्लीटली न्यू ट्रेनिंग फैसिलिटी, मेंटेनेंस फैसिलिटी और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम क्रिएट करना भारत के लिए इकोनॉमिकली मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर एमका प्रोग्राम और डिले होता है तो ये टेम्परेरी एक्विजिशन फ्यूचर में लार्जर Su-57 प्रोक्योरमेंट का रास्ता भी खोल सकता है, और इसी प्लान के चलते रशिया की तरफ से अभी 8 से 10 Su-57 को फास्ट ट्रैक मोड में भारत को ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखा जाए तो भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, लेकिन ये ऑप्शन तभी कारगर साबित होने वाला है जब आगे चल के भारत मिनिमम इसकी 2 से 3 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करने वाला है, वरना आधे स्क्वाड्रन Su-57 खरीदने से कोई खास फायदा हमको नहीं मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की तरफ से, और इस बार फोकस फाइटर एयरक्राफ्ट के मिसाइल या रडार पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने पर होने वाली है। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अपग्रेडेड जैमर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप और टेस्टिंग करने की तैयारी किया जा रहा है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस रंगराजन के मुताबिक अपग्रेडेड जैमर सिस्टम के फ्लाइट ट्रायल जल्दी शुरू किए जा सकते हैं। अगर ये ट्रायल सफल हो जाते हैं तो इसी टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के ऊपर डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है। सबसे पहले नेवी की बात करें तो डाटा पैटर्न नेवी के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम को किसी नेवल एयरक्राफ्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करके डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम एनिमी के रडार, कम्युनिकेशन और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन को डिटेक्ट और उनको एनालाइज करके इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड की खास इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है। इसके साथ कंपनी इंडियन नेवी के MiG-29 जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी अपग्रेड करने पर काम किया जा रहा है। डाटा पैटर्न के मुताबिक अभी एग्जिस्टिंग जैमर्स को रिप्लेस करने के वजह उनकी
कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करना रिलेटिवली इकोनॉमिकल ऑप्शन होने वाला है और एयरक्राफ्ट को मॉडर्न रडार और मिसाइल थ्रेट के खिलाफ बेहतर सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। खास बात यह कि इस कंपनी का जैमर डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी फ्लाइट ट्रायल स्टेज में पहुंच चुका है, यानी अब लेबोरेटरी टेस्टिंग से निकलकर एक्चुअल फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट करके इसकी कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने की प्लान किया जा रहा है। डाटा पैटर्न की तरफ से अभी एक कॉमन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को डिफरेंट एयरक्राफ्ट और सर्विस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इससे डेवलपमेंट कॉस्ट और इंटीग्रेशन टाइम दोनों कम होने की उम्मीद किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर अपकमिंग फ्लाइट ट्रायल सफल हो जाते हैं तो डाटा पैटर्न के इंडोजेनस जैमर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम इंडियन नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्ट से लेकर इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल फाइटर प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी और थाईलैंड के बीच होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ से, जिसको अभी मैत्री 15 कहा जाने वाला है। और इस बार इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए इंडियन आर्मी की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। यह इस एक्सरसाइज का 15th एडिशन होने वाला है, जिसे 18 से लेकर 31 अगस्त 2026 के बीच थाईलैंड में कंडक्ट किया जाने वाला है। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी दोनों की तरफ से 85 और 85% पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडियन टीम में प्राइमरीली 9 गोरखा राइफल के ट्रूप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जबकि थाईलैंड की तरफ से उनकी 3rd बटालियन, 25th इन्फेंट्री ब्रिगेड और 5th डिवीजन के सोल्जर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैत्री 15 का मेन फोकस अभी जंगल और सेमी अर्बन टेरेन में जॉइंट काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को करने के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाने वाला है। और ये सारे ट्रेनिंग यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 7 के फ्रेमवर्क के अंदर कंडक्ट किया जाने वाला है। एक्सरसाइज के दौरान फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ कॉम्बैट डिस्कशन, लेक्चर्स, टैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस और एक फाइनल वैलिडेशन एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया जाएगा। दोनों कंट्री के सोल्जर अभी अपने ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के साथ मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो 2006 से भारत और थाईलैंड के बीच इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। और कुल मिलाकर मैत्री 15 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉइंट ट्रेनिंग करना नहीं होने वाला है, बल्कि दोनों आर्मी के बीच इंटरप्रोबेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना होने वाला है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और थाईलैंड के डिफेंस कोऑपरेशन को और भी मजबूत करने में हमको मदद करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।